हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स बताई थी। मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए ये रिक्वायर्ड है, ये आपको आनी चाहिए। अगर ये एडजस्टमेंट्स आपने नहीं सीखी तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगले आने वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स होती हैं आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जानते हो, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बनाया जाता है इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। तो उसके अंदर परचेज के अंदर, सेल्स के अंदर, स्टॉक के अंदर और जीपी के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं वो मैंने आपको बताई थी। तो 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपने क्या क्या कवर किया था डियर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आपकी जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स होती हैं उसमें सबसे पहले आप जानते हो कि आपका जो स्टॉक होता है या फिर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों, वो ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू हो सकता है। अगर वो ओवर वैल्यूड है तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय जितने ज्यादा वो ओवर वैल्यूड है उससे आप डिवाइड कर दो। अगर वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब उसकी वैल्यू कम आकी गई है, तो उसको डिवाइड कर दो अंडर वैल्यूड वाले परसेंटेज से, इंटू कर दो मल्टीप्लाई 100 से, नॉर्मलाइज करने के लिए स्टॉक को। ठीक है, तो यहां पे डियर सेल्स के अंदर आपके बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, परचेज में भी, एक्सपेंसेस के अंदर आउटस्टैंडिंग होता है। जीपी आपको कॉस्ट या सेल्स दोनों पे दिया हो सकता है। तो सबसे पहले परचेज के अंदर आपकी ये एडजस्टमेंट्स थी, कौन सी थी? परचेजेस जो आपको गिवन होंगी इसके अंदर आपको डिडक्ट करना है, लेस करना है गुड्स इन ट्रांजिट। रास्ते में आपने माल खरीदा लेकिन पहुंचा नहीं, रास्ते में रह गया, तो जब माल ही नहीं पहुंचा बेचोगे कैसे? तो परचेज में कैसे इंक्लूड कर दूं? माइनस करो। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इसको आप क्या कर सकते हो डियर, ट्रेडिंग में से आप वहां क्रेडिट भी कर सकते हो या परचेज में से माइनस कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि ये वो लॉस है डियर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ठीक, और ये माल आपका बर्बाद हो चुका है आग लगने से, चोरी से या फिर एक्सीडेंट से, तो परचेज आपकी रिड्यूस हो जाएंगी इस चक्कर में। गुड्स विड्रॉन, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, मालिक ने माल निकाल लिया बिजनेस से तो परचेज रिड्यूस कर देगा। ये ड्राइंग्स होती है, ये भी आपका परचेज में से माइनस या फिर ट्रेडिंग में क्रेडिट, एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल एडवर्टीजमेंट, माल बांट दिया फिर परचेज कम हो गई, माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी, आपका अगर आपने कोई मशीन खरीदी है डियर और आपने गलती से उसको परचेज में ऐड कर दिया तो वो यहां से माइनस हो जाएगा। ये एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, मैंने आपको बताया था, ये एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था। क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चल क्यों नहीं रहा है ये? हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके अलावा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का मतलब था आपने माल बेचा तो है लेकिन अभी तक कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया कि वो माल खरीदेगा कि नहीं, तो उसको वापस से परचेज में यहां पे डियर आपका जो है यहां से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ये ध्यान देना, यहां पे जो भी आपकी कॉस्ट है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल की कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या करी जाएगी? यहां पे लेस कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब आपको माल बिका ही नहीं तो उसको आप कॉस्ट में भी शामिल नहीं करेंगे, इसलिए यहां से उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब एट द सेम टाइम अगर आपने कोई परचेज रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो वो ऐड कर दी जाएंगी, और अगर आपने गुड्स खरीदे हैं गलती से मशीनरी में डाल दिया तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, वो यहां पे डियर आपका ऐड बैक कर दिया जाएगा। गुड्स खरीदे थे लेकिन आपने उसको मशीनरी में ऐड कर दिया गलती से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लिया, वापस से उसका करेक्शन किया जाएगा परचेज में ऐड करके। तो ये थे आपके परचेज की ट्रीटमेंट्स। अब अगर आपको परचेजेस क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो आपको प्रिपेयर करना होता है क्रेडिटर्स का अकाउंट, ये एज्यूम करते हुए कि सारी परचेज क्रेडिट परचेज हैं, उधार खरीदी हुई परचेज। तो उस केस में डियर क्रेडिटर आप जानते हो लायबिलिटी होता है, ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड में। जितना भी क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं वो परचेज से होते हैं, लेकिन यही परचेज आपको निकालनी है बैलेंसिंग फिगर से। ये जो परचेज आपको निकालनी है बैलेंसिंग फिगर से निकालनी है, क्योंकि आपको परचेज फाइंड आउट करनी है। तो जितने भी आइटम्स गिवन होंगे जो आपके क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आपने कैश पे किया, बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिए, डिस्काउंट रिसीव कर लिया, ये सारे आपके क्रेडिटर्स को कम करने वाले आइटम्स हैं, ये डेबिट साइड में पोस्ट हो जाएंगे। और अगर बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया तो वो क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर से क्रेडिटर पैदा हो जाएंगे। भाई आपने बिल की पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिटर फिर से पैदा हो गए, उसकी पेमेंट दोबारा करनी है तो क्रेडिटर इंक्रीज क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर से निकाला जाएगा आपका परचेज। ऑल राइट, अब अगर आपको सेल्स गिवन है डियर तो सेल्स के अंदर ये एडजस्टमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी? माइनस हो जाएंगी रिटर्न्स, सोल्ड बट नॉट डिस्पैच, मतलब होता है आपने माल बेच दिया लेकिन अभी तक डिस्पैच नहीं किया, डिलीवरी आपने स्टार्ट नहीं की,
यार माल जब तक बिजनेस से निकल नहीं जाता वो सेल नहीं मानी जाती। ये अजम्पशन होती है कि आपकी, इट इज अज्यूम्ड दैट गुड्स सेल्स आर नॉट अफेक्टेड अनलेस द गुड्स आर डिस्पैच्ड। ये एक अजम्पशन होती है अकाउंट्स के अंदर। सेल्स को सेल्स नहीं माना जाता जब तक आपके गुड्स डिस्पैच नहीं हो जाते, राइट? तो ये यहां से माइनस हो जाएगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ऊपर परचेज में से भी माइनस हुआ था भैया, यहां से भी माइनस होगा, ठीक? क्योंकि डियर जो कस्टमर ने माल अभी तक नहीं खरीदा, मतलब आपने नहीं बेचा, तो उसको सेल्स भी नहीं माना जाएगा, उसको सेल्स में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सेल वैल्यू माइनस करनी है, परचेज में से कॉस्ट माइनस करनी थी, ठीक? उसके अलावा अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो वो यहाँ पे एड बैक हो जाएगी, ठीक? ऑल राइट डियर, बस यही थी सेल्स की एडजस्टमेंट। अगर सेल्स गिवन नहीं है तो आपको डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर कर लेना। कैसे बनेगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, आप जानते हो एसेट होता है, और क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अगर आपने डेटर्स से पेमेंट ले ली है, कैश रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किए हैं डेटर्स ने, क्रेडिट साइड में आएगा। आपने डिस्काउंट दे दिया, वो आएगा, और बैड डेट्स हो गए तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। ये सारे डेटर्स को रिड्यूस करने वाले, रिड्यूस करने वाले आइटम्स होते हैं, ठीक है? और बैलेंसिंग फिगर से निकल के आती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि डेबिट साइड में निकल के आएगी सेल्स आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए। परचेज और सेल्स तो आपको चाहिए ही ना मेमोरेंडम में डालने के लिए, राइट? ये था आपका डेटर्स। और आखिरी में मैंने बताया था अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया जाएगा क्लोजिंग, और आपका अगर वेजेस पे किए इंस्टॉलेशन की मशीनरी के लिए तो वो माइनस कर दी जाएंगी, क्योंकि मशीनरी पे किया गया एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो मशीनरी ही होता है, तो उसको यहां से डियर लेस कर देंगे, ठीक है? ऑल राइट डियर। अब आखिरी में मैंने एग्जांपल लिया था ग्रॉस प्रॉफिट का, ये मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, ये मैं क्वेश्चन के साथ अब आपको करा दूंगा, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। बस आखिरी पार्ट एक मुझे आपको लिखवाना है डियर क्वेश्चन कराने से पहले, तो वो आप एक बार यहां पे मेरे साथ नोट कर लो। आखिरी पार्ट, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको मेमोरेंडम बनाने के लिए नहीं बोलता, मतलब उस केस में आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली कॉक्स का फॉर्मूला यूज करके आपको अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना होता है। मतलब मैं बताता हूं, एक बार लिखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ। इंपॉर्टेंट नोट, क्वेश्चन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है डियर, वो एक बार लिख लो मेरे पास, मेरे साथ। इफ information regarding if information regarding COGS and percentage on cost or sales are given, then we can calculate the closing stock without preparing memorandum trading account as follows. Memorandum trading account as follows. जितने नोट्स मैं अपने हाथ से लिखवाता हूं ना, अगर एग्जाम्स के टाइम पे अकेला एक रजिस्टर आपने सिर्फ मेरे ये नोट्स का बना लिया और प्रैक्टिकल करने से पहले वो नोट्स पढ़ लिए और समझ लिए कि अच्छा ये मीनिंग था इसका, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बीट नहीं कर सकता, गारंटी के साथ बता रहा हूं दोस्तों, गारंटी के साथ। हर क्वेश्चन से पहले आप जानते हो मैं आपको एक रामबाण देता हूं और वो मेरे नोट्स के अंदर होता है, ठीक? अब लिखो यहां पे, मैं बिना मेमोरेंडम ट्रेडिंग के आपको क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखा रहा हूं। यहां पे लिखो मेरे साथ कैलकुलेशन। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? उसमें हम ऐड करेंगे आपकी परचेज, परचेज ऐड कर दी यहां पे आपने। यहां पे निकल आएगा आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स या फिर टोटल अवेलेबल गुड्स, अवेलेबल गुड्स, ध्यान देना, अवेलेबल गुड्स। अब डियर अगर मैं यहां से माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि डायरेक्टली सेल्स में से जीपी माइनस करके निकाली जा सकती है अगर इसकी परसेंटेज गिवन है तो। अगर इसकी परसेंटेज गिवन है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आप सेल्स में से जीपी माइनस करके आप अपनी कॉग्स निकाल सकते हो। तो अगर आप ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉग्स कर देते हो तो आपके पास क्या होता है डियर, आपके पास आ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब इसमें एक एडजस्टमेंट हो रहा है, इसमें एक एडजस्टमेंट हो रहा है। कॉग्स के साथ कभी कभार आपको दिया होता है एक ऐसा स्टॉक जो ना तो जल के राख हुआ और ना ही आपने बेचा। सर ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ, मान लो आपके पास इतना माल था, कुछ माल आपने अपने एजेंट्स को दे रखा है, कंसाइनमेंट पे भेज रखा है, किसी को दे रखा है। अब एजेंट के पास आपका माल पड़ा है, तो वो आपके गोडाउन में तो नहीं था, तो जल के तो राख नहीं हुआ। तो डियर पहली बात तो इसका क्लेम नहीं मिलेगा आपको। अरे जो माल एजेंट के पास है वो तो सही सलामत है ना, सही सलामत है, तो एक तो इसका क्लेम नहीं मिलेगा, साल्वेज स्टॉक हो जाएगा। तो इसीलिए कॉग्स के साथ साथ डियर मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे आपके उस स्टॉक को भी माइनस कर दूंगा जो आपके एजेंट्स के पास पड़ा हुआ है। तो कॉग्स के साथ आप क्या करो, यहां पे लेस कर दो, एक और चीज माइनस कर दो, आपका स्टॉक, स्टॉक विद एजेंट्स, स्टॉक विद एजेंट्स, ये भी यहां से आप माइनस कर दो। तो डियर क्या होगा, आपके पास ना निकल के आ जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। या फिर एक काम करो ना, इसको लिख लो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, या फिर आपका लॉस ऑफ स्टॉक डायरेक्टली। ये वो माल निकल आएगा जो आपका जल के बर्बाद हो गया, ये वो माल निकल आएगा जो आपका जल के बर्बाद हो गया। तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं इसके क्वेश्चन पे डियर। अब हम शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है? 10 सेकंड्स। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया है। डन। अब आ जाओ मेरे साथ आपके क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अपने को करना है। अब आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक है, क्योंकि इससे डेंजरस क्वेश्चन इस चैप्टर में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में नहीं है, राइट? तो आ जाओ। सर डेंजरस क्यों कह रहे हो आप इसे? डेंजरस डेंजरस तो है नहीं खैर, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई हैं डियर उसके बाहर कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं आने की। हाँ, बस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। मिस्टर एक्स गोडाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1 जून 2026 व्हेन द गुड्स इन स्टॉक वर इंश्योर्ड फॉर ₹60,000। अच्छा, तो वो कह रहा है मिस्टर एक्स का गोडाउन है डियर, मिस्टर एक्स का जो गोडाउन है वो जल के राख हो गया 1 जून 2026 को, जब आपने स्टॉक इंश्योर करा रखा था आपने 60,000 का, 60,000 का इंश्योरेंस का पॉलिसी आपने ले रखी है। ओके ठीक, तो आपको बैलेंस शीट गिवन है एन एक्सट्रैक्ट एज एट 31 दिसंबर 25 डियर, 1 जून 2026 को आपका माल बर्बाद हुआ है। इसका मतलब 31 दिसंबर को बैलेंस शीट देने का मतलब है ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली मेमोरेंडम ट्रेडिंग के लिए आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, या फिर अगर आप कैलकुलेशन करोगे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉक्स माइनस स्टॉक एट एजेंट, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया करंट ईयर की डिटेल के हिसाब से, ठीक है? ऑल राइट, आपको यहां पे गिवन है डिटेल्स क्रेडिटर्स की, ओपनिंग क्रेडिटर आपको गिवन है और आपको स्टॉक दे रखा है 36,000 रुपए का। यहां पे डियर लिखा है इंक्लूडिंग गुड्स हेल्ड बाय एजेंट ₹2,000।
एजेंट के पास पिछले साल की स्टार्टिंग में आपके गुड्स थे 2000 रुपए के। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब आप स्टॉक लेंगे डियर, तो स्टॉक के अंदर एजेंट वाले गुड्स नहीं लिए जाते, वो अलग से लिखे जाते हैं। एजेंट वाले गुड्स स्टॉक के अंदर नहीं लिखे जाते, वो अलग से प्लस माइनस होते हैं। तो जो आप ओपनिंग स्टॉक दिखाओगे तो इसमें से 2000 माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है। तो डेटर्स क्रेडिटर्स क्यों दे रखे हैं? हमें तो सेल्स परचेज चाहिए। यही तो राज है कि सेल्स परचेज अगर ना गिवन हो तो आपको इनका अकाउंट बनाना पड़ता है, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देने का मतलब है, ये एक हिंट है कि आपको इन दोनों का अकाउंट्स बनाना पड़ सकता है। आ जाओ नीचे। ट्रांजैक्शंस अप टू 31 मई, ट्रांजैक्शंस अप टू 31 मई 2026 इंक्लूड, आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आपका 3,40,000, इसका मतलब डेफिनेटली आपका डेटर्स अकाउंट बनेगा ही बनेगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये दोनों आपके डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे। आपकी क्रेडिट साइड में दे रखा है कैश पेड टू क्रेडिटर्स 220, ये क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में पेमेंट दिखाएंगे। डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये भी क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक। अब बैलेंस एज ऑन 31 मई 2026, डियर ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ये देखो, जिस डेट को आग लगी वो 1 जून था, 1 जून 26, तो 31 मई तक का बैलेंस आपको दे रखा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। डेटर्स का क्लोजिंग, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग, ठीक। तो यहां पे आप यहां से डिटेल से क्रेडिटर्स और डेटर्स का अकाउंट बना सकते हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं आपको क्या दिया है। इन डिटेल के बिना आपका क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है डियर। अगर आपको ये वाले पॉइंट समझ में नहीं आए तो पूरा क्वेश्चन बर्बाद है, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी डिटेल गिवन नहीं है डिटेल में। बस ये वाले पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट पढ़ते हैं डियर। एक काम करते हैं ना, पहला पॉइंट पढ़ने से पहले ना एक काम करते हैं। वो क्या पूछ रहा है हमसे? वो पूछ रहा है आपको, नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। तो डियर, क्लेम निकालने के लिए ना हमें स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहां पे मेरे साथ लिखो, यहां पे मेरे साथ लिखो क्वेश्चन नंबर आपका 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। इस क्वेश्चन में आपको डेटर्स क्रेडिटर्स की डिटेल गिवन है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से अच्छा है आप एक सिंपल फॉर्मूला अपना लो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉक्स और माइनस स्टॉक विद एजेंट, ठीक है। तो यहां पे एक बार ये देख लो कि एजेंट के पास जो माल आपको दिया था वो क्या वो दिया था? क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एजेंट वाला माल, हाँ दिया है डियर। 2000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक आपको एजेंट वाला दे रखा है ओपनिंग स्टॉक के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, तो इसने डेफिनेटली नीचे डिटेल दी होगी आपके एजेंट वाले माल की, ठीक है। बट तब भी हम फॉर्मूले में लगा देते हैं, भले ही गिवन हो या ना हो। अरे आप क्या करो, ये कहां से खुल गया यार, आप क्या करो, आप फॉर्मूले में लिख दो, भले ही क्वेश्चन में गिवन हो या आपका ना हो। सबसे पहले आप जानते हो यहां पे क्या आता है, आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक। मैंने आपको बताया था 36,000 के ओपनिंग स्टॉक में आपके 2,000 का जो माल है वो एजेंट वाला है, एजेंट वाला वो यहां से आपका माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैंने कुछ नहीं लिखा, 34,000। इसमें हम ऐड करेंगे आपकी परचेजेस। सर परचेजेस तो गिवन ही नहीं है, निकालनी है आपको वर्किंग नोट 1 से। यहां पे आपको क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा डियर, यहां पे आपको क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट, वहां से आपकी परचेज निकलेगी, ठीक है। वो यहां पे हम ऐड कर देंगे, इसमें से हम लेस करेंगे, माइनस कर देंगे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डियर ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आप जानते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको सेल्स की डिटेल चाहिए, जो कि डेटर से निकाले जाते हैं। तो यहां पे पहले तो क्रेडिटर्स के बाद आपको डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो डियर डेटर्स के अकाउंट को हम क्रेडिटर्स के बाद ही बना लेंगे वर्किंग नोट 2 में, ठीक है। वर्किंग नोट 2 में हम डेटर्स का अकाउंट बना लेंगे, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, बस आप समझ जाना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालेंगे आपके वर्किंग नोट 3 से, 2 में डेटर्स, 1 में क्रेडिटर्स और 3 में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
वो यहां से माइनस हो जाएगा, और आखिरी में माइनस कर देंगे, आखिरी में माइनस कर देंगे स्टॉक विद एजेंट्स, स्टॉक विद एजेंट्स। ये भी हम निकालेंगे आपके वर्किंग नोट 4 से, अगर निकालना पड़ा तो। ठीक, डिटेल देखेंगे क्या गिवन है। ये दोनों माइनस कर देंगे, निकल आएगा आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बस यही हमें पूरे क्वेश्चन में करना है। अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके सारी डिटेल डियर एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसको लिख के यहीं छोड़ दो, अगर आपने नहीं लिखा है तो बाद में लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। अभी आ जाओ मेरे साथ वापस क्वेश्चन पे, एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। पहली एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट में देखते हैं आपको क्या दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, डेटर्स ऑन 31st May 26 included an amount owing from the agent from sales to date 4,000 less 10% commission and his expenses amounting to 100 on 31st May 26। अच्छा, वो कह रहा है जो आपके क्लोजिंग डेटर्स हैं डियर, क्लोजिंग डेटर्स 31 में लिखा है ना, उसके अंदर एक अमाउंट है जो एजेंट से, मतलब एजेंट को डेटर को पे करना है। डेटर आप जानते हो हमें पेमेंट करते हैं, तो एजेंट के पास हमारा माल होगा, एजेंट ने माल बेचा होगा, स्टॉक। डेटर को पैसा ड्यू था 31 मार्च को एजेंट के ऊपर, फ्रॉम सेल्स टू डेट 4,000। एजेंट ने डेटर को जो माल बेचा था वो 4,000 का माल बेचा था, इसमें से लेस 10% कमीशन, तो -10% 400 हो गया कमीशन इसका, ठीक है, 400। एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 100 ऑन 31st May 2026। और एजेंट का जो एक्सपेंस होता है, आप जानते हो कंसाइनमेंट के केस में एजेंट को कमीशन और एक्सपेंस दोनों पे किए जाते हैं। तो यहां पे डियर जो डेटर के अंदर अमाउंट इंक्लूडेड था 4,000 -10% यानी कि 400 और -100, 3,500 आपको डेटर से अभी भी लेने हैं, लेकिन वो एजेंट के पास है, ठीक है, एजेंट के ऊपर ड्यू है। तो ये जो 3,500 रुपए के डेटर हैं डियर, ये आपको क्लोजिंग डेटर में से माइनस कर देने हैं। सर क्लोजिंग डेटर कहां पे दिखाते हैं? आपके डेटर्स अकाउंट में। जो एजेंट के पास चाहे माल हो चाहे डेटर्स हो, अगर एजेंट के पास है डियर, तो डियर वो आपको अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाना, क्योंकि जब तक वो पेमेंट रिसीव नहीं कर लेता आपके ऊपर पैसा ड्यू नहीं होता। आप सिंपल सा लॉजिक समझो, आपने किसी को माल दिया, उसने किसी को माल बेचा, अब उसने पैसा रिसीव करना है, तो यार जो पैसा आपने उसको एक्सपेंस और कमीशन आपने पे करना है, वो माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो आपके क्लोजिंग डेटर में जुड़ा हुआ है। ये एडजस्टमेंट ये कह रही है, तो वो हमें डेटर्स में से रिड्यूस कर देना है 3,500। कैसे करना है भी बताऊंगा आपको आगे। द एजेंट स्टिल हेल्ड द सेड गुड्स ₹3,600 सेलिंग प्राइस। एजेंट के पास अभी भी 3,600 रुपए का माल पड़ा हुआ है, ये डियर आपके स्टॉक में से हट जाएगा। ये स्टॉक की डिटेल है कि एजेंट के पास अभी भी गुड्स पड़े हुए हैं 3,600 रुपए के सेलिंग प्राइस वाले, इससे डेटर का लेना देना नहीं है, डेटर वाला पॉइंट सिर्फ ऊपर काम आएगा। ठीक, आगे सेल्स का टोटल आपको दिया हुआ है 1,600 रुपए फॉर गुड्स विच हैव द सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 50% एंड आल्सो 60,000 रिड्यूस्ड बाय 25%। डियर, जब आप सेल्स निकालोगे डेटर्स अकाउंट से, मान लो आपकी 2 लाख रुपए की सेल आई, तो वो कह रहा है इसमें 1,600 रुपए का माल 50% रिड्यूस करके बेचा था, और 60,000 का माल हमने 25% लेस पे बेचा था। मतलब एब नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, एब नॉर्मल। हमें इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, बाद में कन्वर्ट करेंगे, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, पहले हमें सेल्स निकालनी पड़ेगी। हमें तो सेल्स ही नहीं पता ना कितनी है, जो कि डेटर्स अकाउंट से निकलेगी, तो बाद में करेंगे इसको। नॉर्मल मार्कअप इज 50% ऑन कॉस्ट एंड एक्सेप्ट द अबव, इनको छोड़ के ऑल द सेल्स कैन बी अज्यूम्ड टू बी एट द फुल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल जो प्रॉफिट है 50% ऑन कॉस्ट है। आखिरी में ऑल द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड एंड देयर वाज नो साल्वेज वैल्यू ऑफ द गुड्स। सारा माल बर्बाद हो गया, कोई साल्वेज वैल्यू नहीं थी। तो डियर सबसे पहले आ जाओ अपने पहले वर्किंग नोट पे, मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहला वर्किंग नोट हमें कौन सा बनाना है? आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आ जाओ मेरे साथ फॉर्मेट पे, वर्किंग नोट 1। एक काम करो, यहां पे ना अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लेंगे, 2 लाइन और छोड़ दो अमाउंट ऑफ क्लेम की।
अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए एक दो लाइन और छोड़ दो और यहां पे बनाओ आपका वर्किंग नोट 1, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स आप जानते हो आपके लायबिलिटी होते हैं, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आता है आपकी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग आता है डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी। जो आपने इनको पेमेंट कर दी डेबिट साइड में आएगा टू कैश पेड, और क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड अगर गिवन होगा तो टू डिस्काउंट आपका रिसीव्ड। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर से यहां पे निकल के आती है आपकी बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट, यही हमें यहां से निकालनी है डियर, बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं एक बार देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। क्रेडिटर्स की डिटेल, सबसे पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको गिवन है 20,000 के, 20,000 के, कैश पेड 10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स 30,000 डियर। ये सारी डिटेल्स आपको क्रेडिटर्स अकाउंट में पुट कर देनी है। तो आ जाओ मेरे साथ डिटेल्स यहां पे आपकी पुट करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 20,000 रुपीज, कैश पेड आपको गिवन है 2,20,000, डिस्काउंट आपने रिसीव किया 1,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 30,000 रुपीज का। इनके अंदर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है एज पर द क्वेश्चन, सिर्फ डेटर्स के अंदर एडजस्टमेंट है। तो बस यहां पे कर दो डेबिट साइड का टोटल और निकल आएगी आपकी क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर से आपकी परचेज। टोटल कर दो कितना आ रहा है, 2,51,000, 2,51,000। 251 में से आप माइनस करेंगे आपका 20 तो निकल आएगा आपका परचेज अकाउंट 2,31,000। लो जी, निकल आई आपकी परचेज। एक राज की बात बताऊं, ऊपर आपने फॉर्मूला लगाया था स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर निकालने का, यहां पे ये परचेज की वैल्यू पुट कर देंगे डियर, परचेज की वैल्यू 2,31,000, 2,31,000, ठीक, 2,31,000। तो यहां पे आप अपनी परचेज को पुट कर दो। ठीक, अब दूसरी डिटेल हमें क्या निकालनी थी एज पर द अबव कैलकुलेशन, मैंने आपको कहा था वर्किंग नोट 2 से हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट। तो अगला फॉर्मेट मेरे साथ रेडी कर लो, वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में आएगा आपका डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। मुझे एक बार पूरा क्वेश्चन अगर आप कराने देंगे तो मैं आपको भरपूर मात्रा में लिखने का टाइम दे दूंगा। ठीक है, भरपूर मात्रा में। अब डेटर्स अकाउंट में आप जानते हो सबसे पहले आता है आपका ओपनिंग बैलेंस, टू आपका बैलेंस बीडी, ठीक, और क्रेडिट साइड में आखिरी में आता है आपका बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड में आपका एक और आइटम आता है कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, और अगर आपको डिस्काउंट जो है अलाउड गिवन है तो वो भी आपके क्रेडिट साइड में आ जाता है, बाय आपका डिस्काउंट अलाउड। बैड डेट्स अगर दिया हो तो ही लिखना बाय बैड डेट्स। अब क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं डिटेल में आपको क्या क्या गिवन है डियर, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग डेटर्स आपके 70,000 रुपीज, ठीक है, 70,000, 340 का कैश रिसीव्ड और 3,500 के बैड डेट्स। ओपनिंग बैलेंस आपको डेटर्स का गिवन है 70, 3,40,000 का कैश रिसीव्ड और आपको बैड डेट्स गिवन है 3,500 के। डिस्काउंट अलाउड आई थिंक गिवन नहीं है आपको, गिवन है एक बार देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड नहीं है डियर, आपको नहीं दिया तो इसको खाली छोड़ दो। डिस्काउंट अलाउड नहीं है, मैं यहां पे डैश लगा देता हूं, लिख भी दिया तो कोई बात नहीं, डैश लगा दो। ठीक, ये आपको गिवन है। अब क्लोजिंग बैलेंस में देखते हैं आपको क्या दिया है। क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस में आपको गिवन है 70, ओपनिंग भी 70 था क्या,
हाँ, क्लोजिंग भी 70 है, लेकिन जो क्लोजिंग 70,000 है डियर, नीचे एक एडजस्टमेंट दी है। डेटर्स के अंदर एक अमाउंट जुड़ा हुआ है 4,000 की सेल्स का, जिसमें 10% कमीशन देना है आपको और 100 रुपए का एक्सपेंस पे करना है अपने एजेंट को, और माल आपके एजेंट के पास है। तो यार, जो सेल्स कंसाइनमेंट की होती है वो नॉर्मल सेल्स नहीं मानी जाती डियर। यहां पे डेटर्स के अंदर जो कंसाइनमेंट के डेटर्स हैं वो हम यहां से माइनस कर देंगे। एजेंट के पास जो माल है वो कंसाइनमेंट का माल है, उसको हम नॉर्मल सेल्स में कैलकुलेट नहीं करते, तो डेटर्स के अंदर भी उसको नहीं लिया जाएगा। तो यहां पे आप क्या करो, यहां पे आप क्या करो, जो आपका 70,000 रुपीज का बैलेंस है डियर, यहां पे मेरे साथ लिखो 70,000 माइनस, इसमें खोलो एक ब्रैकेट, जो 4,000 रुपए की सेल्स का अमाउंट है, इसमें से पहले 10% का कमीशन हटाओ, -10%। देखो कैलकुलेटर पे आप 4,000 -10% करेंगे तो 3,600 का अमाउंट आएगा। अब इसमें से माइनस कर दो 100 रुपीज का कमीशन, ठीक है। तो 4,000 -10% आपका 3,600 और -100 3,500। सर 70,000 -3,500, आपको जो डेटर्स अपने पास दिखाने हैं क्लोजिंग, दैट विल बी 66,000 आपका 500, ठीक है। 66,500 के डेटर्स आपको अपने पास शो करने हैं। तो ये हो गया आपका डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब कर दो मेरे साथ यहां पे टोटल क्रेडिट साइड का। तो ये आ गया आपका 340 प्लस 3,500 प्लस 66,500, 4,10,000 का डियर आपके पास टोटल आ रहा है, 4,10,000। अब यहां से आप डेबिट साइड माइनस करेंगे तो निकल के आएगी आपके पास टू सेल्स। ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस आपका 1 जनवरी 25 का था और ये 31 मई 26, हाँ सॉरी, दोनों 26 आएंगे, 26, ठीक है। और सेल्स आपकी निकल के आएगी आपकी 31 मई 2026 तक की। ये आपकी सेल्स आ गई आपके पास, बैलेंस निकाल लो कितना आ रहा है, 3,40,000। 3,40,000 की आपके पास सेल्स आ रही है डियर, 3,40,000 की, ठीक है। अब इसी 3,40,000 में आपको कॉग्स कैलकुलेट करनी है। आपने क्या किया, सेल्स निकाल ली। अब आपको इस सेल से कॉग्स निकालनी है, क्योंकि ऊपर आपको डेटर माइनस नहीं करने, ऊपर आपको कॉग्स माइनस करनी है, कॉग्स। तो कॉग्स हम निकालेंगे अपने अगले वर्किंग नोट से, विच इज आपका वर्किंग नोट 3, ठीक है, वर्किंग नोट 3। तो अब आ जाओ मेरे साथ अपने अगले वर्किंग नोट पे, विच इज वर्किंग नोट नंबर आपका 3। लिखने का टाइम मैं आपको दे दूंगा। वर्किंग नोट 3। अब इस क्वेश्चन में डियर कॉग्स निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं 2 मिनट के अंदर आपका मार्कअप वाला पॉइंट। देखो क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है द नॉर्मल मार्कअप इज 50% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब इधर आ जाओ मेरे साथ, देखो आपको क्वेश्चन कह रहा है जो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट वो 50% ऑन कॉस्ट है, यानी कि जो प्रॉफिट है इज इक्वल टू 50% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट का मतलब कॉक्स ही होता है। तो अगर आप यहां पे अपनी कॉग्स को 100 अज्यूम कर लेते हो और प्रॉफिट आपका 50 है, तो मुझे बताओ सेल्स कितनी हो जाएगी। सर सेल्स हो जाएगी कॉग्स प्लस जीपी, विच इज 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। सेल्स कितनी हो गई 150, प्रॉफिट कितना है 50, कॉग्स कितनी अज्यूम कर लिया आपने 100। अब यहां पे डियर ये जो सेल्स है 150 रुपए की, 150 का जो सेलिंग प्राइस है, सेल्स है, अगर इसमें से 50 अपॉन 150 या फिर 1/3 आपका प्रॉफिट है, ध्यान देना कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट 50% था,
तो अगर आप कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लेते हो तो 50/100 होगा, लेकिन कॉस्ट नहीं लेनी, हमें सेल्स के ऊपर प्रॉफिट निकालना होता है। आपने ऊपर क्या कैलकुलेट करा अभी सेल्स, तो कॉक्स तो आपको निकालनी ही है और कॉक्स आपको गिवन नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको बस कन्वर्ट कर दिया सेल्स के ऊपर। कॉक्स अगर 100 रिज्यूम करते हो और प्रॉफिट 50% है कॉक्स का, तो सेल्स आपकी 150% हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी 150 सेल्स होती है डियर, उसमें से 50 आपका प्रॉफिट है, तो 50/150 क्या होता है भाई, प्रॉफिट आपका 50 हो गया, सेल्स आपकी 150 है, तो 50/150 क्या होता है, आपका 1/3 प्रॉफिट ऑन सेल्स। और सेम वे में जो बाकी बचा हुआ 100/150 होता है, या फिर 2/3 होता है, वो है आपकी कॉस्ट अपॉन में सेल, जिसको हम कॉग्स कह सकते हैं। अब अगर आप ऊपर इस सेल्स को मल्टीप्लाई कर दो, इस सेल्स को मल्टीप्लाई कर दो 100 से अपॉन 150 से, या फिर 2/3 से, तो आपके पास आपकी कॉग्स आ जाएंगी। ठीक, हाँ, अगर आप इसको 50/150 से मल्टीप्लाई करते हो या फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे नीचे मैंने यहां पे लिखा है 1/3 ऑन प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट आएगा। भाई ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट 150 के अंदर, और 100 आपकी कॉग्स है। तो अगर आप 100/150 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी कॉग्स आ जाएगी, 1/3 निकालते हो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए डियर, कॉग्स। और मैंने बताया था सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके कॉग्स आती है, हमें यहां माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 2/3 निकलेगा। आई होप आपको अब पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ सर, तो सर क्या हम 340 का 2/3 निकाल के कॉक्स निकाल लें? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते डियर, क्योंकि सेल्स के अंदर एक गड़बड़ है। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर जो 2 था डियर, ये रहा पॉइंट नंबर जो आपका 2 है, इस पॉइंट में थोड़ी सी गड़बड़ आपको दी है डियर, ये रहा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखो, एक इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सेल्स टोटल फॉर द पीरियड्स इंक्लूड 1600 फॉर गुड्स which have the selling price reduced by 50%। अब यहां पे एक तो 1600 रुपए की एबनॉर्मल सेल है, एक और 60,000 की एबनॉर्मल सेल है। तो यहां पे डियर ये जो 340 की सेल्स है, इसको हम कर देंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड। यहां पे मेरे साथ लिखो वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ कॉग्स। ऊपर सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी आपके कॉग्स की, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले एक छोटा सा मेरे साथ कॉलम बनाओ डियर, यहां पे आ जाएगी आपकी सेल्स। ठीक, इधर आ गया आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और यहां पे आ जाएगी आपकी कॉग्स। मैं थोड़ी देर के लिए यहां से नहीं, गायब नहीं होता, वैसे हो जाएगा, मैं थोड़ी देर के लिए यहां से गायब हो जाता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। देखो, आपको सबसे पहले सेल्स गिवन है, टोटल सेल्स 3,40,000 की, टोटल सेल्स ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहली सेल है आपकी 1600 रुपए की, दूसरी सेल है आपकी 60,000 रुपीज की, और तीसरी सेल बैलेंस करके बच जाएगी, ये नॉर्मल सेल है। ये जो 3,40,000 में से अगर आप ये दोनों सेल्स माइनस कर दो जो कि एब नॉर्मल है, एब नॉर्मल माइनस करो, कितना आ रहा है, 340 माइनस 1600 माइनस 60,000, 2,78,400 आ रहा है। नहीं सॉरी, ये 60,000 है कि 6,000 है, एक बार देखना जरा कितना है। 60,000 है ना ये गलत टाइपिंग हो गया है, 6,000 का अमाउंट है, इसको ठीक कर लेना प्लीज। ये 6,000 का अमाउंट है, मेरे को याद आ गया, क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूं ये वाला। ये 6,000 का अमाउंट है, 60,000 नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये 6,000 है, 6,000। अब एक बार फिर से माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है।
340 माइनस 1600 और माइनस 6000, तो 3 लाख, ये कितना आ रहा है, 3,32,400। यार ये वाली सेल्स तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी 332,400 ही रहेगा। अब कॉस्ट निकालने के लिए आपको इसका 2/3 निकाल देना है डायरेक्टली, तो निकाल दो इंटू 2/3, ये आ गया आपका 2,21,600, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेल्स को नॉर्मलाइज करना है डियर, बात को समझना। ये जो 1600 रुपए और 6000 रुपए है, इसमें आपको गड़बड़ दी है। पहली गड़बड़ क्या है, जो 1600 का अमाउंट है इसमें लिखा है ये आपने 50% से रिड्यूस किया हुआ था, रिड्यूस, तो यहां पे इसको वापस से नॉर्मलाइज करेंगे। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू कर दूंगा मैं 100/50 से, क्योंकि आपने इसको 50% से रिड्यूस किया हुआ था। वापस से 100 बनाने के लिए इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, ये हो जाएगा डियर आपका 3200, यानी कि डबल। अब ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे आ गया है। अब इसकी कॉस्ट आप निकाल लो 2/3 इंटू 2/3, 3200 रुपए इंटू 2/3, 2133.33 आ रहा है, उसको इग्नोर कर दो। अब आप बोलोगे सर आपने इसको नॉर्मलाइज क्यों किया, डियर चाहे आप जीपी निकालो चाहे आप कॉक्स निकालो, आपको नॉर्मल सेल्स पे ही वो कैलकुलेट करना होता है। पिछले बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो और हर बार आपने नॉर्मलाइज किया था उसको, ठीक। अब 6000 के केस में लिखा है कि ये आपका 25% से डाउन है, रिड्यूस बाय 25%, तो इसका मतलब ये 75% के इक्वल है। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 75, नॉर्मलाइज करने के लिए। कर दो नॉर्मलाइज, कितना आ रहा है, 6000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 75, ये आपका 8000 रुपीज आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो अगेन 2/3 से, इंटू 2/3, तो डियर ये आपका अमाउंट आ गया 5333। ये तीनों का टोटल कर दो, आपके पास टोटल आपकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल कर दो, कितना आ रहा है, 2133 प्लस 5133 प्लस 221600, 2,28,866। ये इतना ही आ रहा है क्या, 2133 प्लस 5133 प्लस 2,21,600, 228 आपका 866 आ रहा है, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ गया। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, आप जानते हो ऊपर जो फॉर्मूला हमने लगाया था वहां पे जाके आपकी जो कॉग्स है वो आपका माइनस हो जाएगी, ठीक है। वहां पे जाके आपकी जो कॉग्स है वो माइनस हो जाएगी। 228,866 कहां गया वो, ये रहा। 2,28,866, ये आ गया आपका कॉक्स वर्किंग नोट 3 से। सॉरी, यहां पे तो हमें टोटल करना था, टोटल में से ये माइनस होगा। हाँ जी, यस। तो यहां पे डियर आपने क्या किया, अपना जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको आपने पुट कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला टोटल कर दो, उसमें से हमें बस आखिरी कैलकुलेशन करनी बाकी है, विच इज आपका स्टॉक विद एजेंट्स, वर्किंग नोट 4 से ही निकाल लेंगे। तो ऊपर टोटल कर दो 34,000 प्लस 231 और 231,000 का, ठीक, टोटल कर दो 34,000 प्लस 2,31,000, ये आ रहा है आपका 2,65,000, ठीक है। और आपने नीचे कॉक्स निकाल लिया है, 2133 प्लस 5333
प्लस 221,600, 2133 प्लस 5333 प्लस 221,600, ये आपका टोटल। एक मिनट, ये टोटल गलत कैसे आ रहा है? ये डियर, ये टोटल 2 बार कैलकुलेट किया था मैंने, कैलकुलेटर से गलत कैसे आ गया है? ये डियर 229 आ रहा है, 229,066 आ रहा है। पता नहीं, मैंने कुछ शायद गलत वैल्यू पहले ले ली थी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो उसको ऊपर करेक्ट कर लो, 229,066। इसको भी ठीक कर लो, यहाँ पे इसको भी ठीक कर लो, 229,066। कैलकुलेशन हमने सारी ठीक किया, बट टोटल हमने गलत कर दिया था, मतलब मैंने गलत कर दिया था, आपने तो सही किया होगा। 229,066, ठीक। अब फाइनली आपका आखिरी वर्किंग नोट जो आपको निकालना है डियर, आखिरी वर्किंग नोट, आपका वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4। इसमें आपको निकालना है, आपकी कैलकुलेशन करनी है जो स्टॉक आपके एजेंट के पास पड़े हुए हैं, स्टॉक विद एजेंट, स्टॉक विद एजेंट। डियर, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो अगर किसी डेटर के अंदर एजेंट के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसने माल बेचा है, वो आपके डेटर के अंदर इंक्लूडेड है, तो उस क्योंकि डेटर्स के अंदर इंक्लूडेड है, उसको भी हम स्टॉक में ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास पैसा नहीं आया उसकी सेल्स का। दूसरी चीज, जो एजेंट के पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी डिटेल क्वेश्चन में कितनी आपको दी है, वो आपके जो पहली एडजस्टमेंट थी उसके अंदर आपको दिया हुआ है। तो एक बार पहली एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है? पहली एडजस्टमेंट, सबसे पहले, डेटर्स ऑन 31 मार्च 25 इंक्लूडेड एन अमाउंट ओइंग फ्रॉम द एजेंट फ्रॉम सेल्स टू डेट 4,000। यहां ध्यान देना, आपके एजेंट के पास डेटर्स के अंदर अमाउंट जुड़ा हुआ है जिसकी सेल्स का अमाउंट था 4,000 डियर, 4,000। तो आपने डेटर्स में से 3,500 हटा दिया था 10% और कमीशन माइनस करके। लेकिन डियर, स्टॉक के अंदर कॉस्ट ली जाती है, मैंने क्या बोला, स्टॉक के अंदर कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो आपको इसका सेल्स का अमाउंट कितना गिवन है? 4,000। आपको एजेंट के पास जो माल है, जो डेटर्स का अमाउंट जुड़ा हुआ है डियर, उसमें आपको जो सेल प्राइस दिया हुआ है, पहला आइटम जो आपने, आपके एजेंट ने माल बेचा 4,000 रुपए की सेल्स वाला, उसकी आपको कॉस्ट निकालनी है। और कॉस्ट आप जानते हो 2/3 से कॉस्ट आएगी, क्योंकि स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे लिया जाता है। तो यहां आपको कमीशन या वो सब माइनस नहीं करना, डायरेक्टली कॉस्ट निकालनी है, ठीक है? तो यहां पे आप क्या करो, कॉस्ट निकाल दो, इसकी कितनी आ रही है? 4,000 इंटू में 2/3, 2,666.6 आ रहा है, मैं इसको 6,7 कर देता हूं, ठीक है? अब आगे देखते हैं आपको क्या दिया है। ये क्लोजिंग डेटर के अंदर जुड़ा हुआ था, ध्यान रखना, क्लोजिंग डेटर के अंदर। आगे, द एजेंट स्टिल हेल्ड सेड गुड्स वैल्यूड ₹3,600 सेलिंग प्राइस। और वो कह रहा है एजेंट के पास 3,600 रुपए का माल अभी भी पड़ा हुआ है सेल्स का। एजेंट के पास 3,600 रुपए की सेलिंग प्राइस वाला माल इसके अलावा, डेटर्स के अलावा अभी भी पड़ा हुआ है। तो यहां पे डियर, जो एजेंट के पास 3,600 रुपए वाले सेल्स का माल है, उसकी भी कॉस्ट आपको यहां पे कैलकुलेट कर लेनी है। 3,600 इंटू में अगेन 2/3, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट में कन्वर्ट कर दो, 3,600 इंटू 2/3, 3,600 इंटू 2/3, ये आ रहा है 2,400 डियर, 2,400। ये आ गया आपका टोटल स्टॉक विद एजेंट, विद एजेंट। लेकिन डियर यहां रुक जाना जरा, क्योंकि ये जो 5,077 टोटल स्टॉक विद एजेंट आ रहा है, आपको क्वेश्चन में, ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये तो ईयर एंड वाला हो गया, ईयर एंड। आपको डियर बिगिनिंग वाला स्टॉक भी गिवन है एजेंट का, तो बिगिनिंग वाला स्टॉक हम यहां पे नहीं लेते, ठीक? तो यहां पे इसमें से मैं माइनस कर दूंगा स्टॉक विद एजेंट, स्टॉक विद एजेंट इन द बिगिनिंग।
इन द बिगिनिंग। और इसका जो डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस है वो आपको बैलेंस शीट की डिटेल में दिया था। वो आपको डियर बैलेंस शीट की डिटेल में आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है स्टार्टिंग में ही। ये रहा, कहां गया, ये रहा, स्टॉक इंक्लूडिंग गुड्स हेल्ड बाय एजेंट 2000। सर इस 2000 को भी हमें क्या कन्वर्ट करना है उसकी कॉस्ट के अंदर? नहीं, ये ऑलरेडी स्टॉक दिया हुआ है 36,000 का, ये ऑलरेडी कॉस्ट पे होगा। अरे जब स्टॉक डेटर के अंदर नहीं दिया, ये स्टॉक दिया, ये ऑलरेडी कॉस्ट पे होगा, तो ये 2000 भी आपकी कॉस्ट पे ही होगा। तो इसको आपको कन्वर्ट नहीं करना, बस उसको आपको ओपनिंग बैलेंस को यहां से माइनस कर देना है स्टॉक विद एजेंट का नेट बैलेंस निकालने के लिए। 2000 ये आप माइनस कर दो, निकल आएगा आपका स्टॉक विद एजेंट 3077। अब ये जो आपने स्टॉक विद एजेंट निकाला, इसको आप ऊपर जाके पुट कर दो और अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। ऊपर आ जाओ मेरे साथ, फाइनली क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका। 3077, ये रहा स्टॉक विद एजेंट 3077। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो तो देखते हैं कितना आ रहा है। 265,000 माइनस 229,066 माइनस 3077, 32,857 आ रहा है। और क्वेश्चन में लिखा था सारा माल आपका बर्बाद हो चुका है, कोई भी साल्वेज वैल्यू नहीं थी। ऑल द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, साल्वेज वैल्यू नहीं थी। अब यहां पे आपको क्लेम निकालने के लिए चेक करना है डियर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितना है 32, और अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, आई थिंक 60,000 रुपए का था। कितना है, हाँ 60,000 है, 60,000। तो आप जानते हो दोनों में से जो कम होता है वो ही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाता है। तो यहां पे आपका अमाउंट ऑफ क्लेम निकल आएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम 32,857। ये था आपका आंसर आपके क्वेश्चन का। और ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। सर छोटा सा, हमें तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन कर लिया, दिखने में बड़ा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसको सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे विद इन 20 मिनट से सॉल्व हो जाएगा। और ये 14 मार्क्स में आता है डियर, पहले बता दूं, ये 7 मार्क्स में नहीं आएगा। ठीक, अब मैं आपको टाइम देता हूं वीडियो पॉज करके इन सारी चीजों को नोट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे डियर सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये वाला पार्ट नोट कर लो, फिर मैं आपको सारे चीजें नोट करने के लिए दे दूंगा। प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके, 10 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर मैं नीचे कर दूंगा इसको। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ डियर आगे, क्रेडिटर्स अकाउंट और आपके डेटर्स अकाउंट पे। ठीक है, इन दोनों का अकाउंट आप बना लो जल्दी से। ऑल राइट, आई होप आपने इसको कर लिया है। अब आ जाओ आगे, ये टोटल लिख लेना 410,000 है। ठीक है, 4,10,000, और यहाँ पे 70,000 माइनस को ब्रैकेट में माइनस करना है 4,000 माइनस 10% माइनस आपका 100। तो मैं दिखा देता हूँ फिर भी। अब ये वाला पार्ट आप नोट कर लो नीचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक का। ऑल राइट, आई होप आपने इसको भी कर लिया है।
अब आ जाओ नीचे स्टॉक विद एजेंट पे, लास्ट आपका वर्किंग नोट। अब हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो, स्टॉक विद एजेंट को। फिर मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर क्या सारे क्वेश्चन ऐसे हैं? नहीं, कभी कभार जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मजा आता है और जिसमें मन करता अच्छा ऐसा ही लेवल होना चाहिए। मुझे पता है इसमें कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को हैंड टू हैंड इस क्लास के बाद रिवाइज कर लोगे डियर, एक बार एटलीस्ट रिवीजन जरूरी है इस क्वेश्चन का, हैंड टू हैंड रिवीजन। अदरवाइज अगर आपने एक हफ्ते बाद इसको उठाया तो ये ऊपर से साफ हो जाएगा। हाँ, और फिर कभी याद नहीं आएगा कि कैसे कैलकुलेशन हुई थी। तो अगर आपकी जो भी आपने क्लास देखी है अभी, इसको अगर आपने हैंड टू हैंड रिवाइज कर लिया तो ओके, अदरवाइज नमस्ते, भूल जाओगे आप इसको। ठीक है, हाँ जी, कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना इसके रिगार्डिंग। अब आते हैं डियर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाओ फाइनली आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। X Limited has taken a fire policy of rupees 1,60,000 covering its stock. वो कह रहा है X Limited ने एक पॉलिसी ली है आपके स्टॉक की कवर करने की, ठीक है। A fire occurred on 31st March 2025. 1,60,000 की पॉलिसी है, ये आपका पॉलिसी का अमाउंट है, और एक आग लगी 31 मार्च 2025 को, ठीक है। स्टॉक एज ऑन 31/12/2024, कैलेंडर ईयर है डियर, कैलेंडर ईयर है, 31/12/24 को आपको स्टॉक दे रखा है, 31/12/24 को 60,000 का, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया मेमोरेंडम के लिए। परचेज टू द डेट ऑफ फायर दे रखी है, टू द डेट ऑफ फायर का मतलब है ये आपकी परचेज हो गई मेमोरेंडम के लिए, सेल्स हो गई मेमोरेंडम के लिए, सेल्स हो गई, ठीक है। कैरियज इनवर्ड ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी आपके डेबिट साइड में आएगा। कमीशन ऑन परचेजेस टू बी पेड एट द रेट 2%, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज के ऊपर कमीशन है डियर, तो परचेज पे खर्चा आपका वही माना जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान देना, कमीशन यूजुअली सेलिंग एक्सपेंस होता है, बट परचेज के ऊपर कमीशन आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एट द रेट 50% ऑन कॉस्ट, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेल्स के ऊपर, ये अगेन आपका 50/150 हो जाएगा, वही आपका 1/3 हो जाएगा जीपी, ठीक है, सेल्स का। यू आर आस्क्ड टू एसरटेन द टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, तो एक तो आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, दूसरा अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी अज्यूमिंग दैट द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एन एवरेज क्लॉज। अच्छा, तो आपको क्लेम निकालना है अमाउंट का जिसमें एवरेज क्लॉज लगेगा, स्टॉक साल्वेज अमाउंटेड टू 41,360। तो डियर बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन एकदम, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। लिखो मेरे साथ, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इसका भाई साहब का, भाई साहब का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड। तो यहां लिखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखो बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर क्या हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर सकते हैं? यस यू कैन, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपका, हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस आपका कॉग्स, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे डियर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपका 31 मार्च 2025 तक का है, तो फॉर द ईयर एंडेड ये डाल दो 31 मार्च 2025, फॉर्मेट आप जानते हो क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पे डियर सबसे पहले पुट करते हैं आपकी परचेज, सबसे पहले आपकी ओपनिंग स्टॉक और परचेज यहां पे डाल देते हैं,
देखते हैं आपको क्वेश्चन में कितना कितना दिया था। ओपनिंग स्टॉक आपको यहां पे गिवन है, कहां गया, दिख नहीं रहा कुछ भी, हाँ ये रहा। ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज 260, सेल्स 180, 60 260 180। तो यहां पे लिखो 60,000 का ओपनिंग स्टॉक है, परचेज 2,60,000 की है, और सेल्स आपकी 1,80,000। सेल्स कम दे रखी है क्या? हाँ सेल्स कम है। कैरियज इनवर्ड 1600 है, कमीशन ऑन परचेज 2% है। सेल्स आ गई आपकी 1,80,000 की, कैरियज इनवर्ड 1600 रुपए, कमीशन ऑन परचेज, परचेज का 2% निकाल लो, 2,60,000 इंटू 2%, 5,200 आ रहा है। अब यहां पे सब कुछ लिख दो। टू ओपनिंग स्टॉक, टू आपकी परचेज, टू आपका कैरियज इनवर्ड, टू कमीशन ऑन परचेज, ये आएगा आपका 2,60,000 का 2%, ठीक है, बाय सेल्स, बाय आपकी सेल्स। अब डियर यहां पे निकल के आएगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अगेन नीचे वर्किंग नोट से आपको दिखा रहा हूं, वर्किंग नोट, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 50% ऑन कॉस्ट है। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, तो सेल्स इज इक्वल टू 50 प्लस 100 आपका 150। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल टू 50 अपॉन में 150, या फिर 1/3। सेल्स 180 है, इस 1,80,000 का 1/3 आपको निकाल देना है। 1/3 कितना आ गया? 60। अब बस टोटल कर दो और आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आ जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और यही हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना लड्डू क्वेश्चन था, निकाल दो। डेबिट साइड का टोटल करो जल्दी से। 60 प्लस 260 प्लस 1600 प्लस 5,200 और प्लस आपका 60, 3,86,800, 3,86,800। बैलेंसिंग फिगर से निकाल दो आपका स्टॉक कितना दे रखा है, 2,06,800। लो जी, ये बन गया आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर मैं निकाल के देता हूं आपको अमाउंट ऑफ क्लेम। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम। डन? क्या आपने इसको लिख लिया है? ऑल राइट डियर। अब देखो आपका जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है वो 2,06,800 है। देखो ठीक, यहां पे आप सबसे पहले क्या करो, लिखो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 2,00,000 कितना है, 6,800। मुझे ये बताओ अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना है? अमाउंट ऑफ पॉलिसी डियर, अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है वो है आपका 1,60,000। जो पॉलिसी का अमाउंट है वो 1,60,000 है, 1,60,000। यहां पे लिखो अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1,60,000, ठीक। तो यहां पे ये है आपका अंडर इंश्योरेंस का केस। आपके पास स्टॉक ज्यादा था, पॉलिसी आपने कम की ले रखी है। अंडर इंश्योरेंस के केस में आप जानते हो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई।
तो सबसे पहले आप निकालो लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो यहां पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में से आप जानते हो आपको साल्वेज वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक भाई, जो आपका 2 लाख रुपए का स्टॉक है, इसमें से जो स्टॉक आपने बेच दिया, एक्चुअल लॉस आपको निकालना है। एक्चुअल लॉस मुझे बताओ, साल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? सर साल्वेज वैल्यू दे रखी है 41,360 की, ठीक है। तो यहां पे डियर आप क्या करो, इसमें से स्टॉक में से साल्वेज वैल्यू माइनस कर दो। 2,06,800 माइनस 41,360। तो आपके पास जो स्टॉक निकल के आ रहा है लॉस ऑफ स्टॉक, ये आ गया आपका 41,360। ये आ गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक। अब एवरेज क्लॉज में आप जानते हो एक फॉर्मूला अप्लाई होता है आपका क्लेम निकालने के लिए। एवरेज क्लॉज में अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू जो भी आपका अमाउंट ऑफ पॉलिसी होता है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉस ऑफ स्टॉक से, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक से। भाई जो भी आपका माल, आपकी पॉलिसी का अमाउंट था वो कितना था? सर वो अमाउंट था 160। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक से जो था 2,06,800, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल जो लॉस हुआ उससे, क्योंकि आपका सारा लॉस नहीं हुआ और आपने कम का इंश्योरेंस लिया था, तो आपको क्लेम भी कम अमाउंट का ही मिलेगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ आपका? एक मिनट डियर, ये मैंने गलती से यहाँ पे गलत अमाउंट डाल दिया, इसको ठीक निकाल लो अमाउंट को। 2,06,800 माइनस 41,360, 165, ये अमाउंट आ रहा है आपका 165,440। तो 165,440 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया जाएगा, निकल आएगा आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। लो यहां पे अमाउंट लिखो मेरे साथ, डाल दो कितना आ रहा है, 160 डिवाइडेड बाय 206800 इनटू में 165,440। तो अमाउंट आपका निकल के आ रहा है डियर 1,28,000 अप्रोक्सीमेटली। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई पहले करोगे डिवाइड बाद में, तो अप्रोक्सीमेट ये अमाउंट आएगा। अगर आप डिवाइड पहले कर दोगे तो 127,999.999 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पहले करना, अमाउंट सही आएगा आपका। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन आपका एवरेज क्लॉज को लेके। ये कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, बस ये रिपीट मोड पे हुआ था, ठीक है। तो अब इसको एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो सारा, प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर। एक और क्वेश्चन हमें करना है अभी। हाँ जी डन। क्या आपने इसको नोट कर लिया है? ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। तो अब आ जाओ मेरे साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपको यहां पे क्या दिया है डियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, 4 पे। अरे कहां गया? क्वेश्चन नंबर 4। पेन कहां रख दिया मैंने हो? अरे ये रहा, बताओ, सामने बड़ा दिखाई नहीं दे रहा, बताओ।
सर आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, हमें पता है। ठीक तो नहीं हूं डियर, लेकिन फिर भी क्लास तो लेनी है। आ जाओ। A fire occurred in the premises of Shri G Venkatesh on 1st April 26। तो 1 अप्रैल को भाई साहब आग लग गई वेंकटेश जी के गोडाउन में, प्रेमाइसिस में मतलब जगह पे। एंड कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट डिस्ट्रॉय हो गया। द स्टॉक साल्वेज वाज 28,000। साल्वेज स्टॉक आपको गिवन है। The Venkatesh had taken a fire insurance policy for rupees 17,10,000। ये आपको पॉलिसी का अमाउंट गिवन है 1710 to cover the loss of stock by fire. All right. You are required to ascertain the insurance claim which the company should claim from the insurance company for the loss of stock by fire. आपको क्लेम का अमाउंट निकालना है। Following particulars are available. सबसे पहले डियर आग लगी है 1 अप्रैल 26 को, आपको परचेज दिए 2025 की, कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर है, अदरवाइज 25 26 24 25 लिखा होता। ये प्रीवियस ईयर की परचेज है, प्रीवियस ईयर की सेल्स। परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 26 टू 1 अप्रैल 26। ये फायर वाली परचेज है, फायर की डेट, एक मतलब फायर की डेट तक की परचेज, 4 महीने की। फायर वाली सेल मेमोरेंडम की, ये दोनों मेमोरेंडम वाली डिटेल है। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 25, 1 जनवरी 25 प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। 31/12/25 प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग और करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में ओपनिंग बनेगा और प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग में क्लोजिंग बनेगा। वेजेस पेड 2025 में, प्रीवियस ईयर की वेजेस आपको गिवन है। वेजेस पेड आपकी 4 महीने की, ये आपकी जो फायर वाली डेट है मेमोरेंडम में आएगा ये, ठीक है। अच्छा, श्री वेंकटेश हैड इन जून 25, पिछले साल जून 25 में कंसाइंड गुड्स वर्थ ₹50,000 which unfortunately were lost in an accident। वो कह रहा है वेंकटेश भाई साहब ने पिछले साल जो है एक पिछले साल स्टॉक जो है वो कंसाइन किया था वर्थ ₹50, 50,000 का माल कंसाइन किया था, जो रास्ते में बर्बाद हो गया। डियर लॉस बाय एक्सीडेंट, मैंने आपको कहा था आपकी परचेज में से माइनस हो जाता है, या फिर दूसरे ऑप्शन में आप इसको ट्रेडिंग में क्रेडिट भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप या तो परचेज में से माइनस कर दो या ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दो, बात आंसर तब भी एक ही आना है। सिंस देयर वाज नो इंश्योरेंस कवर टेकन, लॉस हैड टू बी बोर्न बाय हिम फुल। पूरा का पूरा लॉस ऑफ स्टॉक आपके ट्रेडिंग में आएगा, भले इंश्योरेंस क्लेम होता या नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 24। अच्छा, वो कह रहा है कैलेंडर ईयर 2024 के एंड तक, 2024 के एंड का मतलब होता है 25 का ओपनिंग तक, had been valued at cost less 10%। ये आपका डियर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपको दे रखा है। क्या खुल गया? ओहो पता नहीं, हाँ कहाँ चला गया, 1 मिनट रुको डियर, बटन दब गया कोई सा। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ आपको दे रखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। जो 2025 का ओपनिंग स्टॉक है डियर, कहां गया? ये रहा 144, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 10% से ये अंडर वैल्यूड है तो डिवाइड कर देंगे 90 से, इसको करेक्ट करने के लिए। उसके बाद फ्रॉम 25 हाउएवर देयर वाज अ चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वो कह रहा है 2025 से एक चेंज आ गया स्टॉक के वैल्यूएशन के अंदर, व्हिच वाज ascertained बाय एडिंग 10% टू इट्स कॉस्ट्स। 2025 के बाद से स्टॉक में हम 10% जोड़ के दिखाने लगे, तो भैया जो क्लोजिंग स्टॉक है 25 का वो ओवर वैल्यूड है। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड बाय 110, नॉर्मलाइज करने के लिए स्टॉक को, क्योंकि जीपी नॉर्मल स्टॉक से ही निकलेगा। ठीक, ओके। तो क्लेम निकालना है डियर, इसमें आपको पहले पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें से निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें हम रेशियो निकालेंगे जीपी का, उसको एप्लीकेबल करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में करंट ईयर के, और फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, साल्वेज वैल्यू माइनस करेंगे, कंपेयर करेंगे आपके अमाउंट ऑफ पॉलिसी से। अगर अंडर इंश्योरेंस होगा तो एवरेज क्लॉज लगा देंगे, नहीं तो डायरेक्ट कंपेयर करके अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लेंगे। सर क्या क्या बोल दिया आपने? सबसे पहले पिछले साल का ट्रेडिंग, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4।
इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, बट मैं हटाना नहीं चाहता, तो मैं थोड़ा और इधर कर देता हूँ। ठीक है, और इधर कर देता हूँ। लिखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तीसरा था चौथा था मेरे को याद नहीं है, जो भी फोर्थ है शायद। सबसे पहले डियर, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2025, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट है डियर, पिछले साल का ट्रेडिंग। अब यहां पे मैं सामने मेरे पास बुक रखी है, तो आप जानते हो अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से देख सकते हो। मैं वापस अगर स्क्रीन चेंज करूंगा तो डियर फिर आपका टाइम लगेगा, तो मेरे साथ साथ लिखो यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल आपको स्टॉक दिया हुआ 144,000 का, लेकिन वो कह रहा है पॉलिसी थी 2024 तक क्लोजिंग स्टॉक को 10% लेस काउंट किया जाता था। तो 10% लेस करने का मतलब है आपका अंडर वैल्यूएशन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100/90 से, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए 1,60,000 का स्टॉक आएगा। उसके बाद आएंगी आपकी पिछले साल की परचेजेस, टू परचेजेस, ये आपको गिवन है 9,38,000 की। और डियर यहां पे आपको पिछले साल की वेजेस भी गिवन है, जो कि है आपकी 1,00,000 रुपए की। ठीक, क्रेडिट साइड में आएगा आपकी सेल्स, पिछले साल की सेल्स आपको गिवन है 11,60,000। और यहां पे आपको एक स्टॉक दे रखा है जो जून 2025 में लॉस्ट हो गया था, कंसाइनमेंट पे भेजा हुआ माल बर्बाद हो गया था एक्सीडेंट में। तो बाय आपका स्टॉक ऑफ लॉस, नहीं ये क्या लिख दिया मैंने, लॉस ऑफ स्टॉक आएगा, लॉस ऑफ स्टॉक आएगा, इसमें लिखो लॉस ऑफ स्टॉक बाय एक्सीडेंट, बाय बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय एक्सीडेंट। माल बर्बाद हुआ था आपका 50,000 रुपीज का, अगर उसकी सेल वैल्यू गिवन होती तो कॉस्ट में कन्वर्ट करते, बट ऑलरेडी वर्थ ₹50,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कॉस्ट है। और क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है आपके 2025 का, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है डियर 2,42,000। और 2025 से जो कंपनी की पॉलिसी थी वो ये थी कि उन्होंने 10% कॉस्ट से ऊपर अपने स्टॉक को कैलकुलेट किया है। तो ये जो 2,42,000 है, इसको नॉर्मलाइज करेंगे इनटू 100/110 करके, क्योंकि इसमें 10% एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक, तो नॉर्मलाइज कर दो, देखो कितना आएगा, 242,000 इंटू 100/110, ये 2,20,000 रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आ रहा है। तो बस यहां से आप निकाल लो अपना ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। टोटल कर दो क्रेडिट साइड का 50 प्लस 220 प्लस 11,60,000, 14,30,000 का टोटल आ रहा है। इसमें से माइनस कर दो सारे आइटम, 160 माइनस 938 और माइनस 1,00,000। डियर ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,32,000 रुपए का, 2,32,000 रुपए का। अब यहां से आप निकाल दो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यहां से आप निकाल दो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 2,32,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 11,60,000 की है, इन टू में 100। एक बार बताओ मुझे कितना आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बताओ, डिवाइडेड बाय 11,60,000 इन टू में 100। भैया रेशियो आ रहा है आपका 20%। तो डियर आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम बनाते हैं 2 मिनट के अंदर आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और निकालते हैं आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से वीडियो पॉज करके।
डन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। अब आ जाओ आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे, लिखो मेरे साथ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। डेट क्या है, 6 है शायद। डेट देख रहा हूं डियर, एक बार डेट क्या दे रखी है आपको। हाँ 1 अप्रैल 26 है डियर। तो 1 जनवरी 26 और फ्रॉम 1 जनवरी 26 टिल 1 अप्रैल 2026, ये आपको दे रखा है फॉर्मेट। अब डियर, जो पिछले साल क्लोजिंग था 2,20,000, वो ही इस बार ओपनिंग रहेगा। तो 2,20,000 नॉर्मलाइज बैलेंस है, वो ही यहां पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 2,20,000। अब करंट ईयर में आपको फायर वाली परचेजेस गिवन है ऑलरेडी। टू आपकी परचेजेस ये गिवन है डियर ऑलरेडी 1,82,000। आपको वेजेस भी गिवन है, टू वेजेस 18,000। ठीक। और आपको सेल्स गिवन है बाय सेल्स 2,40,000। यहां पे 20% का रेट अप्लाई करके इस पे आपको जीपी निकाल देना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। 2,40,000 का 20%। ठीक। ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48, 48,000। टोटल कर दो और निकाल दो क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। निकाल दो डियर, कितना आ रहा है। 2,20,000 प्लस 182 प्लस 18 प्लस 48, 4,68,000। ठीक है, 4,68,000। और इसमें से माइनस करेंगे आपका 2,40,000। 468,000 में से 240 माइनस कर दो, निकल के आ रहा है आपका 2,28,000। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया डियर। अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो आपको गिवन है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन है आपका, 2 लाख रुपए का गिवन है शायद। एक बार देखना अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना है। ओहो, कहां गया अमाउंट ऑफ पॉलिसी। 17,10,000 रुपए, सॉरी, एक तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 1,71,000 रुपए का है, ये ठीक नहीं है। मैं इसको ठीक कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है, अपडेट कर दूंगा नोट्स को। ये 1,71,000 रुपए की पॉलिसी है। 17 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो लाखों रुपए का अमाउंट है डियर। अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपको गिवन है 1,71,000। भैया क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का है, अंडर इंश्योरेंस है। अंडर इंश्योरेंस है, आपका एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे निकाल लो आपका सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है डियर। क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला 2,28,000, माइनस कर दो साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 28,000। तो आपका आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आया आपका 2 लाख रुपीस। अब बस एवरेज क्लॉज आपको अप्लाई करना है, तो लिखो एवरेज क्लॉज। इसमें लिखो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, फॉर्मूला फिर से, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू में एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक। तो यहां पे डियर आपका जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो 1,71,000 है। डिवाइड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से 228,
और एक्चुअल लॉस हुआ था आपका साल्वेज वैल्यू माइनस करने के बाद 2 लाख रुपए का। तो यहां से आप निकाल दो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। 171 इंटू में 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,28,000, 1.5 लाख रुपए आ रहा है। आपका जो अमाउंट आ रहा है वो है आपका 1.5 लाख रुपए डियर। तो ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आंसर। अब वीडियो पॉज करो और एक बार डियर पहले मेमोरेंडम कॉपी कर लो, फिर आप आपका नीचे एवरेज लॉस कॉपी कर लेना। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से वीडियो पॉज करके। यू हैव 10-15 सेकेंड्स। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया है। अब नीचे आ जाओ, ये वाला पार्ट भी नोट कर लो प्लीज। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर खत्म होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 था, जो भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डियर, नेक्स्ट क्लास में शायद आपका जो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी है वो ओवर हो जाएगा और प्रॉफिट पॉलिसी स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। अभी क्वेश्चन बाकी हैं इसके, कुछ एबनॉर्मल केसेस वाले में कुछ एडजस्टमेंट बाकी हैं। एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, वो आप नेक्स्ट क्लास में सीख जाओगे कि आपका पूरा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओवर करूंगा आज के सेशन को और मिलते हैं डियर अगले सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।